गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ स्कूल रोहतक के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिनेश कुमावत और हम बात कर रहे थे आपके साइंस सब्जेक्ट के बारे में। और साइंस में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी से रिलेटेड हम यहाँ पे स्टडी कर रहे थे। और हमने पढ़ा था कि जो आनुवांशिकी है, ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले मतलब सही तरीके से सत्यापित जो प्रयोग एक्सपेरिमेंट किए थे वो किसने किए थे? ग्रेगर जोरमैन। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि जो मेंडल द्वारा मटर के पादों पर जो आनुवांशिक प्रयोग किए गए थे, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में कि जो जेनेटिक्स में जो ग्रेगर जोन मेंडल था, ठीक है ना, इस जेनेटिक्स में हमने पढ़ा था कि जो आपका ग्रेगर जोन मेंडल था, कौन था? ग्रेगर जोन मेंडल, ठीक है। इस ग्रेगर जोन मेंडल के द्वारा जो प्रयोग किए गए थे, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे अध्ययन कर रहे थे। तो यहाँ पे जो ग्रेगर जोन मेंडल था, इसने किस पर? जो पाइसम सैटाइवम, किस पे? पाइसम सैटाइवम नामक जो मटर का पादप है, ठीक है, उस पर आनुवांशिक प्रयोग किया था। पाइसम सैटाइवम जो मटर है, ठीक है, इस पर क्या किया था? आनुवांशिक प्रयोग किया था। अब यहाँ पे हमने चर्चा की थी कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना था। भाई लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि हमने बात की थी कि जो ग्रेगर जोन मेंडल था उसने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को ही क्यों चुना था। भाई प्रकृति में और भी पौधे थे, उनको भी चुन करके उनमें भी एक्सपेरिमेंट करके और आनुवांशिकी को खोज सकता था। लेकिन मेंडल ने मटर को पौधे को क्यों चुना था, इसके पीछे मेरे 3-4 रीजन आप लोगों को बताए थे। हमने जब चर्चा की थी कि भाई मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा क्यों चुना, तो उसमें अच्छे से देखा था कि मेंडल ने कई 3-4 रीजन थे जिनके कारण मेंडल ने क्या किया था? अपने प्रयोग के लिए किसको चुना था? मटर के पौधे को चुना था, ठीक है ना। अब यहां पे आगे बात करते हैं कि जो मटर के पौधे के चुनाव के बाद में आगे बात करते हैं कि मेंडल के जीते जीते उसके प्रयोगों को सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उसके मरणोपरांत 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों को या जो प्रयोग थे उनको लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। तो हम उन्हीं के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे कि मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता के बारे में। ये तो पूरा कर देता हूं, आनुवांशिक प्रयोग किए, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता। मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता। अब यहाँ पे देखो मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता के बारे में। तो सबसे पहली बात होती है कि मेंडलवाद होता क्या है। इस शब्द का मतलब याद रख लेना। मेंडलवाद का मतलब होता है कि मेंडल के वंशागति नियमों को, मेंडल के वंशागति या आनुवांशिकी नियमों को, वंशागति नियमों को, मेंडल के वंशागति नियमों को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे मेंडलिज्म, यानी मेंडलिज्म यानी आपका मेंडलवाद कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता 3 वैज्ञानिक थे। एक तो हमने बात की थी आपका, कौन सा था? देखो यहाँ पे मेंडलवाद के 3 वैज्ञानिक, एक तो था आपका हुंग्यो डी वृज, एक था आपका कार्ल कोरेंस, ठीक है, और एक था आपका एरिक वॉन सेनमार्क। ये 3 ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के वंशागति नियमों की खोज की थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो आपका हुंग्यो डी वृज है, ठीक है, ये कहाँ का था? तो देखो हुंग्यो डी वृज है वो हॉलैंड का निवासी था। कौन से देश का था? हॉलैंड का निवासी था, ठीक है। और ये हुंग्यो डी वृज भी क्या कर रहा था? आनुवांशिक से संबंधित प्रयोग कर रहा था। उस जमाने में, उस समय में जब मेंडल के प्रयोग हो गए थे और मेंडल, तो उस दौर में जब मेंडल के नियमों की पुनः खोज हुई थी, ठीक है, लोगों के सामने मेंडल के वंशागति नियमों को लाया गया। उस दौर में ये जो हुंग्यो डी वृज था ये हॉलैंड के अंदर रहता था, हॉलैंड का निवासी था। और ये क्या कर रहा था कि पुष्पीय पादप, कौन सा? प्रिमरोज था, ठीक है ना, उस प्रिमरोज पर आनुवांशिक प्रयोग कर रहा था।
इसका नाम है आइनोथोरा लेमार्कियाना, ये इस पादप का वानस्पतिक नाम है। तो इस प्रिमरोज पर कौन प्रयोग कर रहा था? हुंगियो डी वृज, ठीक है। और ये बात कब की है? 1900 की। भाई मेंडलवाद की खोज कब हुई थी? सन 1900 में। और मेंडल की मृत्यु कब हो गई थी? पता है ना आप लोगों को? इसकी डेथ कब हुई थी? डेथ हो गई थी 6 जनवरी आपके 1884 के अंदर इसकी डेथ हो गई थी। लेकिन इसके मरने की लगभग 15-16 वर्ष बाद में क्या हुआ था? मेंडल के नियमों की खोज होती। फिर कॉल कॉरेंस था, ये था जर्मनी का निवासी। ये कहाँ का था? जर्मनी का निवासी। और ये क्या कर रहा था कि ये जो जर्मनी का निवासी था, ये क्या मक्का के ऊपर क्या कर रहा था? आनुवांशिक प्रयोग कर रहा था, जिसका वानस्पतिक नाम है जियामेज। किसके ऊपर कर रहा था? मक्का के ऊपर, और जिसका वानस्पति का नाम क्या है? जियामेज, ठीक है ना। इसके अलावा जो तीसरे प्रकार का जो वैज्ञानिक है एरिक वॉन सेनमार्क। जो एरिक वॉन सेनमार्क है, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया का ही निवासी था। कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का, ठीक है ना। और ये ऑस्ट्रिया का निवासी था और ये प्रयोग कर रहा था विभिन्न पुष्पीय पादपों पे। किस पे प्रयोग कर रहा था? विभिन्न पुष्पीय पादपों पे ये क्या कर रहा था? प्रयोग कर रहा था। तो ये किस पे कर रहा था? विभिन्न पुष्पीय पादपों पे। विभिन्न पुष्पीय पादपों पे ये क्या कर रहा था? आनुवांशिक प्रयोग कर रहा था। तो ये तीनों वैज्ञानिक मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता कहे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप अच्छे से दिमाग में उतार लेना कि मेंडल के नियमों की, यानी मेंडल के वंशागति नियमों की या आनुवांशिक नियमों की खोज किसने, पुनः खोज किसने की थी? मतलब लोगों के सामने किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो हुंगियो डी वृज, कॉल कॉरेंस और एरिक वॉन सेनमार्क। कब किया था? 1900 में। ये तीनों यहाँ के निवासी थे। अब आगे बात आती है कि इन तीनों ने ही मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे, जो आनुवांशिक थे, ठीक है ना, जो प्रयोग थे, तो मेंडल के जो आनुवांशिक प्रयोग थे, ठीक है, उन आनुवांशिक प्रयोगों से इन तीनों ने क्या किया था? 3 नियम प्रतिपादित किए थे। जो आनुवांशिक प्रयोग थे, इनसे क्या किया था? इन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए थे। तो इसी कारण आज हम है ना मेंडल के वंशागति के 3 नियम या आनुवांशिकता के 3 नियम पढ़ते हैं। ये बात याद रख लेना कि मेंडल के वंशागति के कितने नियम पढ़ रहे हैं हम? 3, ठीक है। वो पहले भी यही थे 3, आज भी यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो ये 3 वंशागति नियम है, ये किसके द्वारा बनाए गए थे? आप इन तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा। तो एक तो इन्होंने बनाया था मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभाविता का नियम। मेंडल के पहला वंशागति का नियम कौन सा था? प्रभाविता का नियम। दूसरा बनाया था पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। और तीसरा नियम बनाया गया था स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो ये 3 नियम थे जो मेंडल के वंशागति नियम कहलाते हैं। और यहाँ पे एक बात याद रखना है कि जो आपकी प्रभाविता का नियम है, ठीक, और जो पृथक्करण का नियम है, ठीक है ना, ये पृथक्करण के नियम का अन्य नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो ये तीनों नियम बनाए गए आपके इन 3 वैज्ञानिकों के द्वारा बाद में मेंडल के प्रयोगों के आधार पर। मेंडल के जो आनुवांशिक प्रयोग थे उनमें ये 3 नियम है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो इस फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि भी किसने दी थी? आपके इन 3 वैज्ञानिकों ने ही दी थी। आपके मेंडल के फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि भी किसने दी थी? आपके इन 3 वैज्ञानिक जो मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता कहलाते हैं, इन्होंने ही दी थी। ये तो बातें हो चुकी है भाई मेंडल के पुनः खोजकर्ता। अब आगे स्टार्ट करते हैं कि मेंडल ने क्या किया था कि जो संकरण प्रयोग किया था मटर के पादप में 7 जोड़ियों पे क्या किया था? संकरण प्रयोग किया था, ठीक है। इस मेंडल के संकरण प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं मेंडल के संकरण प्रयोग तकनीक। तो यहाँ पे अपना टॉपिक चलेगा मेंडल के संकरण प्रयोग।
अब देखो मेंडल ने 3 तरीके के संकरण प्रयोग किए थे, ठीक है ना। एक तो कौन सा था, एकल संकर संकरण। एक तो कौन सा था, एकल संकर संकरण यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दूसरा बात करते हैं द्विसंकर संकरण या द्विसंकरण, तो इसे बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तीसरा बात करते हैं यहाँ पे बहुसंकर संकरण। अब यहां पे देखो बहुसंकर संकरण का मतलब हो गया कि पॉली हाइब्रिड क्रॉस। ये 3 ऐसे संकरण हैं जो मेंडल के द्वारा किए गए थे। अब यहाँ पे तीनों के बारे में समझो पहले, फिर एक एक के बारे में हम एक एक उदाहरण लेकर के इसको समझेंगे। तो सबसे पहले देखो मोनो का मतलब क्या होता है कि जब आप क्या करो, एक जोड़ी, जब आप क्या करोगे यहाँ पे एक जोड़ी लक्षणों को लेकर के उनमें क्रॉस करवाओगे। जब आप मोनो में क्या करोगे कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर के, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर के और उनके मध्य क्या करवाओगे, क्रॉस करवाओगे। भाई ऐसे जनक लेने हैं जिनमें एक जोड़ी लक्षण हो, ठीक है। अपने पास में कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षण है, 7 जोड़ी, ठीक है ना। तो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में से कोई भी एक जोड़ी ले लो, जिससे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्या करोगे, एक लंबा पादप ले लिया और एक कौन सा ले लिया, बोना ले लिया। एक कौन सा ले लिया, बोना। तो लंबा और बोना एक जोड़ी लक्षण हो गया, जो किसका है, पादप की लंबाई है। भाई लंबे पौधे भी होते हैं मटर में और बोने भी होते हैं, तो यहाँ पे ये एक जोड़ी लक्षण कहलाएगा, लंबा और बोना। यहाँ पे 2 जनक लिए, ये एक जोड़ी लक्षण कहलाएंगे। भाई जोड़ी में 2 होते हैं ना, तो इस तरीके से आप एक जोड़ी लक्षणों को लेकर के उनमें संकरण करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो आपका मोनो हाइब्रिड। फिर दूसरा बात करते हैं द्विसंकर संकरण। द्वि का मतलब होता है यहाँ पे क्या करोगे आप, दो जोड़ी लक्षणों में क्रॉस। भाई ऐसे जनक लेने हैं जिनमें 2 जोड़ी लक्षण लेने हैं एक साथ, ठीक है। जिसे कि दो जोड़ी का मतलब हो गया 4 अलग अलग लक्षण हो गए। जैसे कि एक तो आपने ले लिया गोल और पीला बीज, एक तो कौन सा ले लिया, गोल और पीला। इसका संकरण किससे करा रहे हो आप, झुर्रीदार और हरा से करा रहे हो। किससे करा रहे हो, झुर्रीदार और हरा। भाई गोल और पीले का संकरण किससे, अब यहाँ पे देखो गोल और झुर्रीदार, ये तो एक लक्षण के 2 विपर्यासी हो गए। भाई किसके, बीज की आकृति का, बीज की आकृति प्रभावी कैसा है, गोल, और यहाँ पे अप्रभावी कैसा है, झुर्रीदार। इसी तरीके से पीला, बीज पत्र का रंग दूसरा लक्षण है ना, और पीला और हरा, तो यहाँ पे एक दूसरे लक्षण जो हमने के लिया है बीज पत्र का रंग, उसमें उसके 2 विपर्यासी रूप पीला और हरा। तो यहाँ पे 2 जोड़ी, कितने जोड़ी लिए, 2 जोड़ी। तीसरा बात करते हैं बहु, यहाँ पे त्रिसंकरण का मतलब 3 जोड़ी लेकर के भी हम संकरण। तो यहाँ पे तीसरा बात, बहु का मतलब क्या करते हैं कि जब 3 से ज्यादा आप जोड़ी एक साथ लेकर के आप क्या करवाते हो, संकरण करवाते हो, तो आपका क्या कहलाता है, बहुसंकर। लेकिन यहाँ पे हम स्टडी करेंगे मोनो और डाई हाइब्रिड के बारे में, बहुसंकर संकरण के बारे में यहाँ पे अध्ययन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपके एकल संकर संकरण के बारे में। देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान दे के पढ़ना इसको। यहाँ पे किसके बारे में चर्चा करेंगे, मोनो हाइब्रिड के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एकल संकर संकरण यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो यहां पे क्या करना है कि इसकी डेफिनेशन लिखो, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले
जनकों में, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों में क्रॉस करवाते हैं, उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक जोड़ी लक्षण लेने, जैसे कि यहाँ पे हमने लक्षण लिया है कौन सा? पादप की लंबाई। कौन सा लक्षण लिया है? पादप की लंबाई लिया है। अब यहाँ पे दो तरीके के पौधे देखे थे मेंडल ने, दो कौन कौन से? एक तो मेंडल ने देखा था लंबा पादप, एक तो कैसा देखा था? लंबा, और दूसरा कैसा देखा था? बोना पादप देखा था। एक तो लंबा और दूसरा कैसा देखा था? बोना। ठीक है, यहाँ पे लंबा पादप, उसके लिए जो सैंपल लेंगे वो कैपिटल टी लेंगे, और बोने के लिए जो सैंपल लेंगे वो स्मॉल टी लेंगे। क्या लेंगे? स्मॉल टी। तो यहाँ पे एक पौधे को हमने कौन सा जनक मानना है? नर जनक, और दूसरे को हम कौन सा मानेंगे? मादा जनक मानेंगे। भाई विपरीत लिंगों वाले जनकों के मध्य क्या होता है? यहाँ पे जनन होता है, मतलब जो लैंगिक या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें विपरीत लिंगों वाले, एक नर और दूसरा क्या होता है? मादा। अब यहाँ पे दोनों की क्या है? पेरेंट है। भाई ये क्या है? जनक, ये आपके जनक हो गए। ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या होता है कि जो जनक होते हैं इनके अंदर क्या होगा कि जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, कौन सी कोशिकाओं में? जनन कोशिकाओं में। तो यहाँ पे इनकी जो जनन कोशिकाएं हैं, ठीक है, उनके अंदर यहाँ पे जो देखो ये जनन कोशिका, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है? युग्मक बनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? युग्मक निर्माण। तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन से ये आपके दो प्रकार के युग्मक बन चुके, दो युग्मक। एक युग्मक में आधे गुणसूत्र, दूसरे में आधे। ये द्विगुणित अवस्था, लेकिन ये एन अवस्था। ये आपके क्या बन गए? गैमेट, युग्मक लिख देता हूं, ये आपके युग्मक। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरे जनक से भी दो युग्मक बन गए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है ना। अब इन्हीं युग्मकों के मध्य क्या होगा? क्रॉस होगा, अर्थात इनके अंदर क्या होता है? परनिषेचन होगा। ये बात याद रख लेना। स्वनिषेचन या स्वनिषेचन नहीं होगा, परनिषेचन होगा। और परनिषेचन होने से जो प्रथम पीढ़ी होगी वो आपको कुछ इस तरीके से प्राप्त होती है। ये कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी? F1 पीढ़ी। ठीक है, अब F1 पीढ़ी कैसे प्राप्त हुई? भाई इस कैपिटल टी का संकरण स्मॉल टी से करवाओगे। भाई ये नर युग्मक है और ये क्या है? मादा युग्मक। और नर और मादा युग्मक में से संकरण होता है तभी युग्मनज बनता है। मतलब लैंगिक जनन में क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों में संकरण होगा। तो यहाँ पे इस कैपिटल का इस स्मॉल से संकरण होगा, तो प्रथम पीढ़ी जो आपकी F1 पीढ़ी होती है, ठीक है, उसमें आपको कुछ इस तरीके की संततियां प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो ये आपकी जो प्रथम पीढ़ी में जो पादप प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं? सभी लंबे पादप प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? सभी लंबे पादप प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बाहर से लक्षण प्रारूप के आधार पर, मतलब बाहर से लंबे दिखते हैं, इनकी जीन संरचना देखी जाए तो वो बिना, इसीलिए ये कैसे है? अशुद्ध लंबे हैं या विषम युग्मजी लंबे हैं। कैसे लंबे? अशुद्ध लंबे या विषम युग्मजी लंबे हैं। कैसे हैं? विषम युग्मजी लंबे या अशुद्ध लंबे हैं। ठीक है, तो याद रख लेना कि अगर देखा जाए, मतलब बाहर से दूर से देखने पे आपको ये लंबा जनक है, ठीक है, लंबा जो पौधा है उसी के समान सारे पौधे लंबे दिखाई देंगे, न कि बोने के समान बोने दिखाई देंगे। तो यहाँ पे एक बात याद रख लेना कि जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें कौन सा कारक? केवल प्रभावी कारक ही दिखाई देता है, और जो कारक F1 पीढ़ी में दिखाई देता है वही तो क्या होता है? प्रभावी होता है। तो यहाँ पे पौधे किसे दिख रहे हैं? लंबे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे लंबा और बोने के अंदर, दोनों के अंदर जो प्रभावी कारक है वो क्या कहलाता है? लंबाई होता है। ठीक है ना। लंबा और बोने में प्रभावी कारक को क्या होता है? लंबा होता है। ठीक है ना, अर्थात प्रभावी लक्षण लंबा है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि मेंडल ने इस F1 पीढ़ी से प्राप्त जो संतति थी इनका संकरण आपस में करवा दिया।
भाई F1 पीढ़ी से प्राप्त जो संतति थी इन्हीं को आपस में क्रॉस करवा दिया, अर्थात कौन सा निषेचन करवा दिया, स्वयं निषेचन, ठीक है। और स्वयं निषेचन करवाने पर इनको कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी, यहाँ पे देखो इनको F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। तो इससे फिर से क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। एक गैमेट में क्या होगा, प्रभावी कारक, और दूसरे में क्या रख दो, अप्रभावी। जनक समान है तो गैमेट भी समान बनेंगे, और इस तरीके से इसमें भी क्या बन जाते हैं, गैमेट बन जाते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। और इन गैमेट में फिर से क्या होगा आपका स्वनिषेचन होगा, और स्वनिषेचन होने पर आपको जो संतति प्राप्त होती है वो देखो F2 पीढ़ी की कुछ इस तरीके की संततियां प्राप्त होती है। एक तरफ आपके प्रभावी युग्मक, एक तरफ आपके नर युग्मक और दूसरी तरफ आपके मादा युग्मक। इनको रख दो, इधर नर कर दो, इधर मादा, ठीक है। पहली संतति में कैपिटल टी, दूसरी में कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरी में कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट वाली में स्मॉल टी। ये आपको कौन सी जनरेशन प्राप्त होती है, F2 जनरेशन प्राप्त होती है, ठीक है। और F2 जनरेशन में जो लक्षण का प्रारूप का मतलब क्या हो गया, बाहर से पौधे दिखते कैसे हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी तो लंबे दिख रहे हैं ना भाई, अशुद्ध लंबे जेनेटिक टाइप से, मतलब जीनोटाइप से, लेकिन बाहर से तो लंबे दिख रहे हैं। तो आपको इनका लक्षण प्रारूप होगा वो कितना प्राप्त होगा, 1 2 3 अनुपात और 1 के साथ गुना, 3 अनुपात 1, तो क्या होगा, लक्षण प्रारूप प्राप्त होगा। और इसी तरीके से इनका जो जीनी प्रारूप होगा, ठीक है, वो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 1 अनुपात 2 अनुपात 1 प्राप्त होगा। अब 1 अनुपात 2 देखो यहाँ पे कैसे कि जो शुद्ध लंबा है वो तो कितने 25%, और आपके 50% कैसे है, अशुद्ध लंबे, तभी तो 2 लिखा है। और 25% कैसे हैं, बोले, तभी तो आपकी F2 पीढ़ी के अंदर जो लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप होगा वो कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये तो था मेंडल का जो एकल संकर संकरण। एकल संकर संकरण का मतलब हो गया कि जब हम क्या करते हैं कि एक जोड़ी विप्रियासी लक्षणों वाले जनकों में क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लक्षण कौन सा लिया, पादप की लंबाई, लंबा और बोना। एक बार देख लो कि यहाँ पे पादप की लंबाई, लंबा और बोना 2 जनक लिए। यहाँ पे देखो जो पुष्पों के अंदर होता है, ठीक है, जो नर पुष्प होता है, ठीक है, उसको तो इस साइन से, और आपका मादा पुष्प होता है उसको इस साइन से दर्शाया जाता है, ठीक है ना, अर्थात नर जनांग को इससे, मादा से। तो यहाँ पे देखो कि जो जनक होगा उसमें सबसे पहले युग्मक बनेंगे, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, और आधी होने के बाद में इसमें पर निषेचन या पर परागण होगा, और पर परागण होने के कारण जो संतति होगी उसमें दोनों जनकों के लक्षण आ जाते हैं, दोनों जनकों के गुणसूत्र या जीन पहुंच जाते हैं, जिससे यहाँ पे आपको पौधे का जीनोटाइप कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, एक प्रभावी कारक, दूसरा अप्रभावी कारक। लेकिन पौधे बाहर से यानी लक्षण प्रारूप के आधार पर कैसे दिखाई देंगे, लंबे दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, लंबे। लेकिन जीनी प्रारूप देखा जाए तो इनका लंबे जो जनक है उससे भिन्न है भाई, इसे बोलते हैं शुद्ध लंबा, तो लेकिन ये कैसे है, अशुद्ध लंबा। अब यहाँ पे F1 से प्राप्त जो संतति होगी उन्हीं के मध्य क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, स्वनिषेचन। तो आप कौन सी जनरेशन, F2 जनरेशन प्राप्त होगी। और जो आपको F2 जनरेशन प्राप्त होती है उसके अंदर लक्षण प्रारूप 3 अनुपात 1 और जीनी प्रारूप 1 अनुपात 2 अनुपात 1 प्राप्त होता है। तो ये तो हो गया आपका एकल संकरण, मतलब जब एक जोड़ी विप्रेयसी लक्षणों को लेकर के क्रॉस करवाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखने योग्य है कि इसका जो आपके एकल संकरण में जो लक्षण प्रारूप है, ठीक है, वो तो कितना प्राप्त होगा, 3 अनुपात 1, और जीनी प्रारूप 1 अनुपात 2 अनुपात 1 प्राप्त होता है। दैट्स ऑल। आशा करता हूं कि यहाँ तक के लेक्चर में आपको समझ में आए। फिर भी आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जैसे मैं कल का लेक्चर स्टार्ट होगा उसको देख लो। और दूसरी बात क्या है कि आप जो भी लेक्चर यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, अक्सर कोई भी सब्जेक्ट का हो, उसको एक बार नहीं 2-3 बार रिपीट करके देखा करो, ताकि क्या है कि उस चीज को अच्छे से समझ सको। ठीक है, धन्यवाद।